इसमें क्या रिएक्शन होती है? इसमें रिएक्शन ही हो रही थी कि जिंक और H2SO4 थे, तो ये होता क्या था कि जिंक इसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता था ना, ZnSO4 बनता था और H2 गैस निकल जाती थी। बट अगर जिंक की जगह पर कॉपर हुआ तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ये जो मिक्सचर बनाना फाइनल ये NaCl और NaCl तो न्यूट्रल, इसका मतलब ही नहीं, ये हमारा हल्का सा बेसिक है। तो अब इसमें कैसे चेंज होगा हमारे पीएच पेपर का, लिटमस पेपर का कलर कैसे चेंज होगा? परीक्षा के साथ पढ़ ले, सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, वेलकम बैक टू द मोस्ट प्रीमियम बैच फॉर क्लास 10th। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे आ चुके हैं। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन हम सारे के सारे एक एक करके स्वाहा करते जा रहे हैं। 101 कवर करेंगे। अभी हम हैं फिलहाल क्वेश्चन 8 पे। पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। हाइड्रेंगिया प्लांट्स डेवलप ब्लू और पिंक फ्लावर्स डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम द सॉइल। मतलब कि कितना एल्यूमिनियम सॉइल में अवेलेबल है, इसके बेसिस पे ये जो प्लांट हैं ये अपना कलर चेंज करते हैं। व्हेन द सॉइल इज एसिडिक, तो कलर कैसा होता है? जब सॉइल एसिडिक होती है तो एल्यूमिनियम ज़्यादा आ जाता है रूट्स के पास, तो कलर ब्लू हो जाता है। वहीं जब सॉइल बेसिक होती है, एल्कलाइन होती है, तो ज़्यादा एल्यूमिनियम नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से कलर पिंक। मतलब यहाँ पे लिख लो, यहाँ पर लिख लो जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। क्या दिया गया है कि जब सॉइल एसिडिक होगी तो कलर कैसा आ रहा है? ब्लू आ रहा है। और जब सॉइल बेसिक हो रही है तो कलर आ रहा है पिंक। ठीक है, हमें दो इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब पूछा क्या गया है? द ग्राफ बेलो इज द पीएच ऑफ सॉइल एट डिफरेंट सेक्शन। ये पीएच है। अच्छा, इसके पहले कि ये ग्राफ में हम ये जानें कि ये ऊपर है पीएच, ये सारा पीएच वैल्यू है, और ये PQRS अलग अलग सेक्शन है फील्ड के। ठीक है, अलग अलग सॉइल का सेक्शन है। ये जानने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि इतना बेसिक तो तुम्हें मालूम होगा कि अगर मैं एक साइड पे लिखता हूँ, ये एक स्केल है, ठीक है, ये यहाँ पर बीच में 7 होता है पीएच स्केल के, तो जो लेस देन 7 होता है वो क्या होता है? वो होता है एसिडिक, सबको पता है। और जो मोर देन 7 होता है वो क्या होता है? बेसिक होता है। ठीक है, ये भी हम सबको पता है। अब आ जाओ इधर, इतना बेसिक हमें पता है। तो अब जो लेस देन 7 है, ये 8 और 6 के बीच में क्या होगा? 7। ठीक है, जो लेस देन 7 है वो क्या होगा? एसिडिक। तो अब देखते हैं कौन सा एसिडिक है। तो यहाँ पर P हमारा एसिडिक है, ठीक है, क्योंकि वो लेस देन 7 है। और क्या है लेस देन 7? लेस देन 7 मुझे लग रहा है कुछ हल्का सा Q भी। ठीक है, अब जो R है वो बहुत ऊपर है 7 के, तो ये क्या है? बेसिक है। ठीक है, ये क्या है? बेसिक है। और जो S है ये भी बेसिक है। बट ये बताओ कि कौन ज़्यादा बेसिक है, कौन कम? ये एसिड हो गया, ये एसिड हो गया, और वो बेस। तो अब कौन कम एसिडिक है, कौन ज़्यादा एसिडिक है? अब ये मालूम होता है किससे? जब इसी एरो पे जो एकदम लेफ्ट मोस्ट साइड होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और एकदम राइट मोस्ट साइड होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो अब जिसकी वैल्यू पीएच वैल्यू कम होगी, यानी 2 इसकी है, कम है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, पी वाला पोर्शन। ठीक है, उसी तरह से इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर है 7 के, यानी 12 है, बहुत दूर चला गया 7 के, तो ये ज़्यादा बेसिक है। तो अब आओ देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, इससे क्वेश्चन क्या बनाया गया है। क्वेश्चन ये है कि इन विच सेक्शन ऑफ फील्ड फ्लावर्स ऑन ऑल द हाइड्रेंगिया प्लांट्स डेफिनेटली बी ब्लू इन कलर, एंड इन विच सेक्शन फ्लावर्स ऑन ऑल द हाइड्रेंगिया प्लांट्स डेफिनेटली बी पिंक इन कलर। मतलब ये जो 4 सेक्शन थे सॉइल के, PQRS, कौन से में हमें गारंटीड है कि सारे के सारे ब्लू रहेंगे, और कौन से में गारंटीड है कि सारे के सारे पिंक रहेंगे, ये पता करना है। ब्लू किस में हो रहा था? एसिडिक में। तो जहाँ पर एकदम कंफर्म है कि बहुत एसिडिक सॉइल है वहाँ ब्लू होगा, जहाँ बहुत बेसिक है वहाँ पिंक होगा। तो बहुत ज़्यादा एसिडिक किस में? मैंने बताया सबसे स्ट्रॉन्ग ये वाले में, जहाँ पे 2 आ रही है पीएच वैल्यू, जो कि है पी पोर्शन। और बहुत ज़्यादा बेसिक कहाँ पे है? ये वाले में, जो कि है 12, जिसका पीएच है, जो कि है R। तो P और R हमारा सही आंसर है। P में सारे ब्लू होंगे और R में सारे पिंक होंगे। P में सारे ब्लू और R में सारे पिंक। ठीक है, Z नंबर ऑप्शन सही है। अब कई लोग पूछ रहे होंगे कि भैया P और R तो आपने बता दिया, आपने इन दोनों का कुछ नहीं बोला, ये वाला और ये वाला। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि कहाँ पे आप श्योर हो कि सारे फ्लावर्स ब्लू निकले और पिंक निकले। तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक या तो बेसिक नहीं है। देखो 7 के आसपास है, इस लाइन के आसपास है, तो ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, बहुत स्लाइटली एसिडिक या बेसिक है। हमें देखना था कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सॉइल है। ठीक है, आ जाओ नीचे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर का आंसर कौन सा है? Z, सेक्शन P एंड सेक्शन R। अगला क्वेश्चन नंबर 9, एन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तुरंत रुक जाओ, मुझे पता है कि तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आता है, लेकिन फिर भी जो भी दिया है केमिस्ट्री में हमें रुक जाना है और लोड कर लेना है।
क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। CO2 इस बबल थ्रू लाइम वाटर, देखा लाइम वाटर आ गया। अब लाइम वाटर क्या होता है बताओ। लाइम वाटर होता है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो CaOH ट्वाइस, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद रिएक्शन क्या होती है ये बताओ। तो चलो हमें बेसिक रिएक्शन मालूम होनी चाहिए, वो आगे पूछा भी है कि विल द pH ऑफ लाइम वाटर चेंज, मतलब होगा क्या, पहले ये तो बताओ, तब तो पता करेंगे pH चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। अब इसमें जब बहुत सारा और एक्सेसिव CO2 हम ऐड कर देते हैं, बहुत सारा और CO2 जब पास कराते हैं तो क्या बन जाता है फाइनली CaHCO3 ट्वाइस। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से आओ इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से देखो थोड़ा, तब समझ में आएगा। इधर आओ, क्या है मैंने बोला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, उसको पास करवाया लाइम वाटर से, तो बनता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मार्बल है, उसके साथ बनता है वाटर। बट वहीं जब बहुत ज़्यादा CO2 पास करा दो तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, यह बन जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि हम सबको पता है कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, फिर ये क्या है, लाइम वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये सॉलिड होता है, क्या होता है, ये सॉलिड होता है, ये क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट होता है, ऐसा एरो तुमने लगा देखा होगा। लेकिन जब ज़्यादा CO2 पास करा देते हैं तो ये बन जाता है एक एक्वस फॉर्म, ठीक है, एक्वस फॉर्म जो कि वाटर में डिजॉल्वेबल होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहाँ पर पूछा गया कि pH क्या, pH कम होगा लाइम वाटर का, अगर हाँ कम होगा ज़्यादा होगा क्या होगा, तो बताओ। तो pH देखो, pH यानी कि भाई एसिडिटी और बेसिसिटी चेक करनी है कि एसिड है बेस है क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है, ये एक बेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा एसिडिक होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है बस। और जब इधर बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो ये एक वीक बेस होता है, क्या होता है, वीक बेस। यही बेसिक होता है लेकिन ये वीक होता है। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि कुछ चीज़ें वीक बेसिक हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक हैं, तो ये वीक बेस है और ये बेस है। अब ये बताओ कि जब हम बेस से वीक बेस की तरफ जाते हैं तो pH कम होता है कि ज़्यादा, pH कम होता है कि ज़्यादा। हमने ऊपर ही देखा था कि जो ऐसे हमारी स्केल थी ये वाली, बीच में 7 था, इधर 14 था, इधर 0 था। तो 7 से जब हम 14 की तरफ जा रहे थे, इधर जब जा रहे थे, जब pH नंबर बढ़ रहा था तो क्या हो रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनता जा रहा था। और हमने ऊपर क्या केस देखा है कि बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ आना है, स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ आना है। तो pH नंबर क्या होगा, तो pH नंबर क्या होगा, कम होगा, ठीक है, pH नंबर क्या होगा, कम होगा। तो हाँ pH नंबर चेंज होगा, कैसे चेंज होगा कि वो कम हो जाएगा। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये यहाँ पर लिखी हुई है, पूरी इक्वेशन ये रही, पूरी इक्वेशन ये यहाँ पर लिखी है। नीचे आ जाओ देखते हैं, तो यही है करेक्ट कि हाँ द pH ऑफ लाइम वाटर विल डिक्रीज, pH क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये रही तुम्हारी इक्वेशन। ये इक्वेशन देखो स्टैंडर्ड है कि ये स्टैंडर्ड लिखी हुई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 करेंगे तो डायरेक्ट लिख दिया गया है। बट मैंने तुम्हें इंटरमीडिएटरी जो बीच में बनता है वही बता दिया है। CO2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करते हैं तो CaCO3 और वाटर बनता है, फिर एक्सेसिव CO2 आता है, तब ये बनता है फाइनली। बट वहाँ पर नीचे आंसर में फाइनल पूरा एक बार में लिख दिया गया है, जो कि सही है, दोनों चीज़ें सही है। समझ गए, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आ जाओ नीचे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, जो कि एक बड़ा आसान क्वेश्चन है यार। अदिति आ गई यार, हर जगह परेशान करके रखा है इसने। कंट्रोल कंट्रोल फिर से आ गई, क्या कह रही है अदिति, कर क्या रही है यहाँ पे देखो। अदिति एड्स 1 मोल ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब रुक जाओ, केमिस्ट्री है, मैंने बोला ना रुक जाओ, जो भी है लिख लो। क्या करना है, HCl लिख लिया। अब अदिति क्या कर रही है कि HCl को एक एक्वस सॉल्यूशन में ऐड कर रही है, किसमें, कौन सा एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, किसमें, Na2 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 में, ठीक है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। ये एक एसिड है, ये हल्का सा बेसिक है। अब HCl जो कि एक एसिड है, Na2CO3 जो कि एक बेस है, ये बनेंगे तो रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, एसिड बेस हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, जहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो बनेगा क्या, बनेगा NaHCO3 प्लस NaCl,
ठीक है, क्या बन गया, ये सॉल्ट है NaCl और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखना कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है ना, देखो पहले तो एसिड था, ये बेस था, ये सॉल्ट न्यूट्रल है, बट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये जो बनता है ये होता है नेचर में कैसा, बेसिक। ये नेचर में होता है बेसिक। तो अब ये बेसिक है, तो बताओ जरा एसिड बेस की सिंपल कैरेक्टरिस्टिक बताओ। एक तरफ अगर एसिड लिया, एक तरफ अगर बेस लिया, तो सिंपल कैरेक्टरिस्टिक बताओ दोनों क्या चेंज करेंगे। अरे याद कर लो सिंपल तरीके से, कैसे, बार BAR, इसको बट ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखेंगे BAR। ए का मतलब एसिड, यानी जब एसिड पास कराएंगे ब्लू लिटमस से तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। अब इसी का उल्टा RB और ऊपर लिख लो बेस या बेसिक, यानी कि जब बेस पास कराएंगे किससे पास कराएंगे, रेड वाले लिटमस से, तो वो ब्लू बन जाएगा। क्या समझा रहा हूं मैं, BAR मतलब BAR कि जब एसिड पास करा रहे हैं ब्लू लिटमस से तो बन जाता है रेड कलर में, उसी का उल्टा हो जाता है, रेड का ब्लू उल्टा हो जाता है किसमें, बेस के कंडीशन में। अब आओ ऊपर देखते हैं क्या पूछा गया है। ऊपर क्या पूछा गया है कि हाउ विल द कलर ऑफ अ रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस पेपर चेंज व्हेन डिप्ड इन द मिक्सचर। मतलब ये जो मिक्सचर बना ना फाइनल, ये NaSCO3 और NaCl, तो NaCl तो न्यूट्रल है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये हमारा हल्का सा बेसिक है। तो अब इसमें कैसे चेंज होगा, हमारे पीएच पेपर का, लिटमस पेपर का कलर कैसे चेंज होगा। यहाँ देखा ना, बेसिक में कैसे होता है, R से B, रेड टू ब्लू, यही आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ये तुम्हारा बन गया प्रोडक्ट, और रेड लिटमस चेंज हो जाएगा ब्लू में, ब्लू में कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ब्लू तो अपना बार वाला है ना, BAR, वो एसिड में चेंज करता है। समझ गए, आ जाओ नीचे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, मजेदार है, बहुत मजेदार है। देखो, द प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक गैस इन एयर इंक्रीज द रेट ऑफ कोरोजन। मतलब कि कोरोजन का रेट बढ़ जाता है जब एसिडिक गैस होती है, और आगे ये लिखा हुआ है कि टेम्परेचर जब बढ़ाओ तो भी रेट ऑफ कोरोजन बढ़ जाता है। मतलब जो हमें क्वेश्चन में दिया है, आओ लिख लेते हैं कि रेट ऑफ कोरोजन किस चीज़ से बढ़ रहा है, दो चीज़ से। पहला कि एसिडिक गैसेस बढ़ जा रही है तब बढ़ जा रहा है, और दूसरा क्या लिखा है, दूसरा टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जब बढ़ा दे रहे हैं तो बढ़ जा रहा है रेट ऑफ कोरोजन। ठीक है, अब नीचे लिखा है कि द ग्राफ बेलो इज क्रिएटेड अंडर 4 डिफरेंट सिचुएशन ऑफ टेम्परेचर एंड एसिडिक नेचर। अभी ग्राफ नीचे देखेंगे, पहले कंडीशन देख लो। कंडीशन 1 में क्या है, टेम्परेचर 20 डिग्री पे, पीएच वैल्यू 6 है। अब कंडीशन 2 में 30 डिग्री पे पीएच वैल्यू 6 है, और कंडीशन 3 में 30 डिग्री यानी 30 डिग्री सेल्सियस पे पीएच 7 है, और 4 में 20 डिग्री सेल्सियस पीएच 7। अच्छा, ये तो हमें पता ही है ना, हमने स्केल में देखा था कि ये 0 होता है, ये 14 होता है, ये बीच में 7 होता है। जिसका पीएच जितना कम होता है, ये इधर 7 के इधर जो भाग रहा होता है लेफ्ट में, वो उतना एसिडिक होता है, यानी 6 हमारा एसिडिक है। ये क्या है, एसिडिक है। ठीक है, दोनों कंडीशन 1 2। आ जाओ नीचे, आ जाओ, ग्राफ पहले देख लेते हैं ना कि क्वेश्चन में ग्राफ क्या दिया है। ये है ग्राफ में क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखो। ये है टाइम, 1 0, 1 ईयर, 2 ईयर, ये 1 और 2 बना है। फिर ऊपर क्या दिख रहा है कि कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ कोरोजन यूनिट्स, कि कितना ज़्यादा कोरोजन बढ़ रहा है। पहले 50 यूनिट्स था, फिर 100, फिर 150, और यहाँ पे ईयर है। तो ये 150 वाला मार्जिन हो रहा है पी में टच, वो भी इतने कम टाइम में, सिर्फ 1.5 साल में ही इतना ज़्यादा कोरोजन हो गया। फिर क्यू में देखो, क्यू में इतना ज़्यादा कोरोजन हुआ है, यानी 100 के आसपास हुआ है, बट कहाँ पर, सेम टाइम में। क्यू आर एस का लगभग टाइमिंग सेम है, देखो 2 साल के आसपास, बट कोरोजन का जो अमाउंट है ना, इतना ऊपर चलते जा रहे हैं, कोरोजन बढ़ रहा है, कोरोजन का अमाउंट बढ़ रहा है। कैसे, क्यू पे ऑलमोस्ट 100 के आसपास, आर पे सिर्फ इतना ही कोरोजन हुआ है 50 के आसपास, और एस पे तो काफ़ी कम हुआ है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ द ग्राफ्स रिप्रेजेंट कंडीशन 2। कंडीशन 2 क्या थी, कंडीशन 2 थी कि टेम्परेचर भी ज़्यादा, 30 डिग्री टेम्परेचर भी ज़्यादा, और पीएच वैल्यू भी 6, यानी ज़्यादा एसिडिक ज़्यादा टेम्परेचर। हमने देखा था कि रेट ऑफ कोरोजन डिपेंड किस पे कर रहा है, कि ज़्यादा एसिडिक भी हो, ज़्यादा टेम्परेचर भी हो। तो यानी सबसे ज़्यादा कोरोजन जहाँ पे हुआ होगा, वो सबसे ज़्यादा कोरोजन कहाँ पे हुआ है, ज़्यादा कोरोजन। आओ देखो, कंडीशन 2 में सबसे ज़्यादा कोरोजन हुआ है, तो कौन सा एरिया दिखा रहा है ज़्यादा कोरोजन। ऑफकोर्स अभी हमने देखा, ये सबसे ज़्यादा कोरोजन भी हुआ है, सबसे कम टाइम में भी हुआ है, पी। तो करेक्ट आंसर क्या है, पी। ठीक है, समझ गए। अरे यार, एक बार फिर से समझो, बड़ा सिंपल था। हमें बताया गया कि रेट ऑफ कोरोजन डिपेंड करता है कि एसिडिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो अब हमें बताना है कि कहाँ पर ऐसा है। तो यहाँ पर देखो,
रेट ऑफ कोरोजन यहाँ हमें पी में दिख रहा है, रेट ऑफ कोरोजन हमें पी में दिख रहा है सबसे ज़्यादा। अब टेबल में कहाँ दिख रहा है बताओ, टेबल में कैसे पता करेंगे, जहाँ पर क्या हो, एसिडिक ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो। एसिडिक कहाँ ज़्यादा होता है, जहाँ पीएच वैल्यू कम होती है, पीएच वैल्यू कम है 6 है यहाँ पे, और टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस। तो कंडीशन 2 कहाँ पर फॉलो हो रही है, ग्राफ के पी पॉइंट पे, इस ग्राफ के पी पॉइंट पे, ठीक है। नीचे आ जाओ ग्राफ के पी पॉइंट पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 विच इज़ अ वेरी मज़ेदार क्वेश्चन, वेरी इजी एंड वेरी अच्छा वाला क्वेश्चन जो आ सकता है, कई बार आता भी है। इन द फॉलोइंग सीमेट्रिक डायग्राम, डायग्राम नीचे है, ये नीचे डायग्राम है, ये वाला, ये बहुत ही अच्छा सा अपना बहुत ही फेमस सा डायग्राम। इसमें करना क्या है कि डायग्राम में पूछा गया है कि व्हाट वुड हैपन इफ़ द फॉलोइंग चेंजेस आर मेड। यहाँ पे होता क्या डायग्राम में, पहले ये देखो, ये डायग्राम में हुआ क्या है कि ये जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स यहाँ पे लिए गए हैं एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में। तो अब जिंक ग्रैन्यूल्स को क्या किया जा रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स है, यानी ये रिएक्शन जिंक ग्रैन्यूल्स, और साथ में नीचे आ जाओ, नीचे यहाँ पे लिख देते हैं जिंक ग्रैन्यूल्स प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिएक्ट कर रहे हैं। तो बन क्या रहा है, ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस ढेर सारी बन रही है, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, हाइड्रोजन गैस बबल्स, ये ढेर सारे हाइड्रोजन गैस बन रही है। इसको यहाँ से पास कराया जा रहा है, ये यहाँ पर पास कराया जा रहा है। और वही हाइड्रोजन गैस का टेस्ट, जैसे हमने देखा चैप्टर 1 में कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे होता है, कैंडल स्टिक पास में लाई, वो पॉप करके बुझ गई, तो वो क्या थी, हाइड्रोजन गैस थी। वहीं ऑक्सीजन गैस होती तो क्या होता, कैंडल और तेज से जलने लगती, बट ये हाइड्रोजन गैस थी इसलिए कैंडल पॉप करके बुझ गई। ये है पूरा अपना सेटअप। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस पूछे गए हैं कि क्या होगा अगर हम जिंक ग्रैन्यूल्स की जगह पे, इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स, सेम अमाउंट का जिंक डस्ट ले लें। जिंक डस्ट मतलब देखो, जिंक ग्रैन्यूल्स होता है कुछ ऐसा छोटा टुकड़ा, इसके जगह पे इसका पाउडर फॉर्म ले लें, ठीक है, पाउडर फॉर्म यानी डस्ट ले लें। तो उसमें क्या होता है ना, ये पाउडर और डस्ट फॉर्म में सरफेस एरिया SA बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट से। किसके रेट से, रेट ऑफ रिएक्शन से। यानी सरफेस एरिया बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। तो अगर हम जिंक ग्रैन्यूल्स की जगह पर सेम अमाउंट ऑफ जिंक डस्ट लेंगे, क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। फिर ए हो गया पूरा। बी में क्या है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह H2SO4 की जगह डाइल्यूट HCl ले लें, HCl। तो क्या होगा, दोनों सेम डिग्री के एसिड्स हैं, दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो कुछ ज़्यादा चेंज आएगा नहीं। सी, इन प्लेस ऑफ जिंक कॉपर ट्यूनिंग्स आर टेकन, मतलब जिंक की जगह पर कॉपर ले लें तो क्या होगा। अब ये केसेस में हमें जानना होता है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज जो तुम्हारे NCERT में थी ना, सबसे ऊपर था पोटेशियम, सबसे ऊपर थे हाई रिएक्टिविटी वाले, नीचे थे लो रिएक्टिविटी वाले। इनको याद कैसे करना है, देखो याद कैसे करना है निमोनिक से। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाँ जी, H मतलब हाँ जी, हाय 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 हाँ जी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्यों मिली सिल्वर ऑडी, समझ गए। अब देखो इसका फुल फॉर्म जान लो। कैटरीना, के से हमने याद रखना है पोटेशियम, N से सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, अल्टो Al से क्या एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, Fe मतलब आयरन, Pb मतलब लेड, फिर H, ये क्या है हाइड्रोजन, इसको मार्क कर दो, ये क्या है H हाइड्रोजन, ये क्या है हाइड्रोजन, फिर नीचे Cu मतलब कॉपर, फिर Hg मरकरी, फिर Ag मतलब सिल्वर, और Au मतलब गोल्ड, ठीक है। कैटरीना कैसे याद किया था, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी मतलब फिर भी, H से मतलब हाय हाय हाय, फिर भी हाय हाय, क्यों मिली सिल्वर ऑडी। अब ये ऊपर वाले हाई रिएक्टिव है, नीचे वाले लो रिएक्टिव हैं, और हाइड्रोजन जो बीच में आ रहा है ना, मैंने मार्क किया, इसको डिस्प्लेस कौन करेगा, वही लोग जो इसके ऊपर हैं, क्योंकि वही लोग इससे ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो इसके नीचे जो भी है जैसे कॉपर, मरकरी और उसके बाद सिल्वर, गोल्ड, ये सब इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। और ऊपर क्या पूछा था, यहाँ पे पूछा था कि जिंक की जगह पर कॉपर लेंगे तो क्या होगा। तो जो रिएक्शन हो रही थी ना, यहाँ जो रिएक्शन हो रही थी, इसमें क्या रिएक्शन हो रही थी बताओ। इसमें रिएक्शन ही यही हो रही थी कि जिंक और H2SO4 थे, तो ये होता क्या था कि जिंक इसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता था ना, ZnSO4 बनता था और H2 गैस निकल जाती थी।
बट अगर जिंक की जगह पर कॉपर हुआ तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में देखो हाइड्रोजन से नीचे है। ठीक है, तो रिएक्शन होगी ही नहीं। सी में क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगी। फिर डी क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर ले लें, देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, ये एक एसिड है बट सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो क्या होगा, तो भी रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम रहेगी। देखो रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड जिंक विल अकर, हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगी। रिएक्शन क्या बनती है, जिंक को जब NaOH से करते हैं रिएक्ट तो सोडियम जिंकेट बन जाता है, इसका ये फॉर्मूला होता है, और हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होती है। तो ये थे अपना ABCD चारों के आंसर्स, जिसका ये रहा फॉर्मल सा आंसर जो एग्जाम में लिख सकते हो। पॉज करके रीड करने का कष्ट करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अ लोकल मैजिशियन, एक मैजिशियन आया है यार गांव में, इन अ विलेज स्ट्रीट, ही टुक एग शेल, क्या लिया, एग शेल लिया, एंड पोर्ड अ सॉल्यूशन ओवर इट, एग शेल लिया, एक अंडा का शेल लिया, ठीक है, आउटर कवरिंग लिया, और उस पर कुछ सॉल्यूशन डाल दिया, सॉल्यूशन ओवर इट, एज अ रिजल्ट एफरवेसेंस वाज फॉर्म। मतलब कि जब एग शेल लिया, उस पर कुछ डाला लिक्विड, तो उससे हुआ क्या, एफरवेसेंस आया, यानी एक बबल फॉर्म हुआ, ठीक है, बबल, फिज आया, फिज फॉर्म्ड व्हेन ही टुक अ बर्निंग मैस्टिक। अब ये जो फिज आया था, इसके आसपास जब एक बर्निंग मैस्टिक लेके गया तो वो वेंट ऑफ हो गया, यानी वो मैस्टिक बंद हो गई। अब हम कई बार देख रहे हैं कि ये जो मैस्टिक लाते हैं या कैंडल स्टिक लाते हैं और वो बुझ जाती है पॉप करके, तब क्या होती है, H2 गैस प्रेजेंट होती है। बट क्या यहाँ पर भी H2 गैस प्रेजेंट है, चेक करते हैं। पहले एक एक चीज़ लिख लो, जो मैंने कहा ना केमिस्ट्री में कुछ भी मिले लिख लो। क्या मिला हमें, एग शेल, एग शेल, याद रखना एग शेल किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट हमने कई जगह देख लिया है, मार्बल में होता है, सी सेल में होता है, एक्स सेल में होता है, डोलोमाइट में होता है, यानी बहुत सारी जगह पे होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें हमें पता करना है कि उसने ऐसा क्या डाला था, ऐसा कौन सा एक्स लिक्विड डाला जिसके बाद इसमें से एफरवेसेंस हुआ, ठीक है, एफरवेसेंस हुआ, और कैंडल क्या हो गई, कैंडल वहाँ पे जब लाई गई, मैस्टिक जब लाई गई तो वो बुझ गई, बंद हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ बताओ, कैंडल बंद हो गई। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि इट वेंट ऑफ विथ अ पॉप साउंड, अगर पॉप साउंड लिखा होता तो हमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस कन्फर्म हो जाती। यहाँ पर पॉप साउंड नहीं लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट में मुझे और कोई गैस तो दिख नहीं रही है। यहाँ पर क्या हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बताओ कि कैल्शियम कार्बोनेट में ऐसा क्या डालें कि कार्बन डाइऑक्साइड निकले, कैल्शियम कार्बोनेट में ऐसा क्या डालें कि कार्बन डाइऑक्साइड निकले, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। यहाँ पे लिखा है ना एफरवेसेंस फॉर्म, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है, बट कैल्शियम कार्बोनेट में ऐसा क्या डाला जा रहा है। तो हम सबको पता है कि अगर एक मेटल कार्बोनेट है, उसमें से गैस निकलवानी है, तो वहाँ पर डालना होगा कोई एक एसिड। इसको लिख लेते हैं सिंपल भाषा में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि एक्सेल में प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई एसिड डालेंगे, मान लो HCl ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर बनता है CaCl2 प्लस H2O वाटर और प्लस CO2, ठीक है, ये चीज़ें बन गई। तो हमने क्या डाला था, एक एसिड डाला था, कोई भी एसिड। तो पहला कि आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन पोर्ड, कौन सा सॉल्यूशन डाल रहे हैं हम, ये लिक्विड कौन सा डाल रहे थे, एसिड डाल रहे हैं, कोई भी एसिड, और कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है एक्सेल में, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो एक्सेल में होता है, सी शेल में होता है, मार्बल में होता है और डोलोमाइट, ऐसे कई सारे सब्सटेंस में होता है। फिर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एफरवेसेंस, एफरवेसेंस क्यों आ रहा है, वो बबल, वो फिश क्यों आ रहा है, क्योंकि CO2 गैस निकल रही है, जो हमने यार रिएक्शन में नीचे देखा भी CO2 गैस निकल रही है, ठीक है। फिर क्वेश्चन सी यही पूछा है कि राइट इट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो ये रही केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस करके लिख लो, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। ऊपर आ जाओ। नाउ डी, गिव द कॉमन नेम ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन एक्सेल, एक्सेल में होता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कॉमन नेम क्या होता है इसका, मार्बल या लाइमस्टोन। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये रहे इसके आंसर। सॉल्यूशन क्या है, एसिड है। एफरवेसेंस क्यों हुई, क्योंकि CO2 था। ये रही बैलेंस्ड इक्वेशन, और कॉमन नेम क्या है, लाइमस्टोन। नाउ आ जाओ, देखते हैं, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ये, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखो ध्यान से देखो, 4 सैंपल्स A, B, C and D, चेंज द कलर ऑफ pH पेपर और सॉल्यूशन टू ग्रीन, रेडिश पिंक, ब्लू एंड ऑरेंज, अलग अलग कलर देते हैं 4 सैंपल्स A, B, C, D। अब इनका pH क्या क्या आया था, 7, 2, 10.5 और 6। विच ऑफ द सैंपल हैज हाइएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखो, कुछ भी बोला जाए क्वेश्चन में, केमिस्ट्री में हमें क्या करना है,
नोट कर लेना है। ए क्या है 7 pH आया है, बी का क्या आया है 2, सी का क्या आया है 10.5 और डी का क्या आया है 6। ठीक है, अब मैंने तुम्हें ये बताया था ना ये कि एक तरफ बीच में होता है 0, सॉरी बीच में होता है 0 बिल्कुल नहीं, बीच में होता है 7 यानी कि न्यूट्रल स्टेट। 7 pH मतलब कि न्यूट्रल जो वाटर का होता है। इधर होता है 14 जो कि बेस होता है और इधर होता है एसिड, किस तरफ 0 की तरफ। ठीक है, 0 की तरफ, यानी 7 से जितना दूर जाते जाओगे उतनी एसिडिटी बढ़ती जाती है। और जितनी 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 एसिडिटी क्या बोला था मैंने, जितनी एसिडिटी बढ़ती जाती है उतना pH वैल्यू कम होता जाता है। यही हो रहा है ना, 7 से हम दूर जा रहे हैं यानी 5 4 3 2 0 की तरफ जा रहे हैं, pH वैल्यू कम हो रही है और एसिडिटी बढ़ रही है। उसी के साथ एसिडिटी के साथ क्या बढ़ता है, हम सबको पता है कि एसिड का मतलब ही होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, H+ आयन्स। तो H+ आयन्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं, एसिडिटी बढ़ती है, H+ आयन्स बढ़ता है और pH क्या होता है, pH कम होता है। ठीक है, इतना हम लॉजिक हमें पता है। अब आ जाओ ऊपर आ जाओ। पूछा क्या है कि विच ऑफ द सैंपल्स हैज़ द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। बताओ किस में होगा सबसे हाईएस्ट अमाउंट। अभी हमने देखा कि जहाँ एसिडिटी ज़्यादा होगी वहाँ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा और वहाँ pH कम होगा, मतलब जिसका pH कम उसका हाइड्रोजन आयन ज़्यादा। तो हमें यही देखना है इसमें सबसे ज़्यादा pH कम किसका है, सबसे ज़्यादा pH कम किसका है, B 2 का। ठीक है, सबसे ज़्यादा कम किसका है, 2 का, B। तो अब ये क्या है, पहला आंसर क्या हो गया, B हो गया। फिर अरेंज द 4 सैंपल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pH। अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमें देखो जिसका pH ज़्यादा है उसको पहले लिखना है। ठीक है, अरे यार यहाँ पे सिंपल सा pH खुद ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा किसका है, C का, तो C सबसे ज़्यादा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर C के बाद क्या आएगा, ये A 7 है, फिर 6 D, फिर B 2, C A D B। तो ये हो गया अपना आंसर। ये सिर्फ पहला पार्ट सॉल्व हुआ है। फिर क्वेश्चन 2 देखो, इसी में का पार्ट 2। राहुल फाउंड दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज स्टोर्ड इन अ कंटेनर हैज बीन वेरी हार्ड and lost its binding nature. What is the reason for this? Also write a chemical equation to represent the reaction taking place. मतलब आओ इधर आ जाओ, यहाँ देखते हैं। राहुल जो था उसने POP लिया, उसने प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया यानी CaSO4 डॉट हाफ H2O इसको लिया। फिर उसने नोटिस किया कि कुछ दिनों के बाद ये काफ़ी हार्ड हो गया है। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस उसने लिया था, कंटेनर में रख दिया था, बट कुछ दिनों बाद ये काफ़ी हार्ड हो गया और इसकी बाइंडिंग नेचर ख़राब हो गई थी। इसका रीज़न क्या है, केमिकल रिएक्शन लिखो। तो और ये नीचे लिख देते हैं, इसका रीज़न क्या है, हम सबको पता है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में मॉइस्चर आता है, कहीं से भी वाटर मिलता है, तो वो बना लेता है क्या, जिप्सम, CaSO4 डॉट 2H2O, ये बना लेता है जिप्सम। और जिप्सम एक न्यू मटेरियल होता है जिसमें POP, ये POP था, POP की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है, बाइंडिंग नेचर नहीं होता है। तो क्या आंसर है, क्योंकि वो जिप्सम बन चुका है, क्योंकि वो क्या बन चुका है, वो जिप्सम बन चुका है आसपास का मॉइस्चर लेकर के। फिर क्वेश्चन 3, गिव एनी वन यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस अदर देन फॉर प्लास्टरिंग और स्मूथिंग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोई यूज़ तो बताओ यार। ये थोड़ी कि सिर्फ हमारे अंकल जो मजदूर अंकल हैं प्लास्टर जो कर रहे हैं सिर्फ वही यूज़ करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कई सारा यूज़ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मेकिंग टॉयज, डॉल्स, फिक्सिंग ब्रोकन लिम्स। लिम्स मतलब हाथ पैर जब टूट जाते हैं तो भी जो प्लास्टर लगता है ना वो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही लगता है और डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के भी काम आता है। तो पहला हमने B देखा था, फिर CaDB, फिर ड्यू टू मॉइस्चर ये रिएक्शन होती है जो हमने नीचे लिख दी, और ये है अपना 4th आंसर। इसी के साथ 14 क्वेश्चंस कंप्लीट, चैप्टर 2 के सारे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कंप्लीट। बट हमें यहाँ पर रुकना नहीं है क्योंकि हमें करने हैं टोटल 101 कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कंप्लीट साथ मिलके, और इसीलिए अगली वीडियो में आने वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस रहेंगे, वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये तो चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं, बट पूरा एक पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, यानी सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, वो भी गहरा नहीं। ऐसे सैंपल पेपर अपनी स्क्रीन पे देखो जो बेस्ड हैं CBSE के लेटेस्ट पैटर्न पे। साइड में तुम्हें मिल जाते हैं चैप्टर बॉक्स जहां पे टिक मार्क कर सकते हो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन तुमसे हो रहा है, कौन से चैप्टर का नहीं हो रहा है। ऐसे 18+ सैंपल पेपर्स मिलते हैं बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, और
एक एक सैंपल पेपर के मिल जाएंगे तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस, और वो मैंने नहीं सॉल्व करवाए हैं, किसी और टीचर ने नहीं करवाए हैं। इंस्टेड वो वीडियो सॉल्यूशन बनाए हैं लास्ट ईयर के सीबीएसई टॉपर्स ने। ये सब कुछ तुम्हें कहां पर मिलेगा? एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर क्लास 10th विद द नेम 99% सैंपल पेपर्स, जहां 18+ सैंपल पेपर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, टॉपर शीट्स और 30+ रिवीजन शीट्स मिल जाती है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। कहां एक्सेस कर सकते हो? पढ़लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर लो, वहां मिल जाएगी ये बैच, या फिर वेबसाइट पढ़लक्ष्य.com पर भी ये बैच मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड एक चीज याद रखना कि ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी तुम्हारी क्लास 10th के लिए इस साल। तो बस जाके बैच एक बार चेक जरूर करना एंड नोटिफिकेशन छेड़ देना कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि हम इस चैनल पर साथ मिलके करने वाले हैं इस साल 10th स्वाहा। लव यू ऑल। नोटिफिकेशन छेड़ दो एंड जा पढ़ ले।